वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है लॉगरिथम। ये 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज जो आपने पढ़ ली वो थी साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन का और लॉगरिथम का। लेकिन लॉगरिथम आपको किस चीज के बारे में बताता है, ये कहां से आया, इन सारी बातों के बारे में पहले हम डिटेल के साथ देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं लॉगरिथम है क्या। असल में बच्चों ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो लफ्जों से मिलके बना है। सबसे पहले इसको थोड़ा हिस्ट्री से देख लेते हैं, कहाँ का किस किस लफ्ज से मिलके बना है। जो इसका पहला पार्ट है वो हमें लफ्ज देता है लोगोस, ठीक है, लोगोस। और जो दूसरा है रिथम, ये हमें लव वर्ड देता है अरिथमोस, ARITHMOS। इन दोनों वर्ड से मिलके लॉगरिथम बना है और ये ग्रीक वर्ड है। अब इन दोनों वर्ड से मीनिंग क्या निकलता है या इनका मतलब क्या बनता है? इन दोनों वर्ड्स का बेटे मतलब बनता है रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, अब ये बातें आप जानते हो कि रेशो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इसको लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस किसने कराया ये भी आपको बता देता हूं। तो ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था, स्कॉटलैंड का था, स्कॉटिश था और उसका नाम था जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, ये कौन था? ये बंदा पहले भी आपने इसका कंप्यूटर में जिक्र पढ़ा होगा। ये बंदा वो था जिसने सबसे पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि वो बीड्स को यूज करके बटन बने होते थे एक डब्बे के अंदर, छोटे छोटे गोल गोल बटन्स जो है वो बने होते थे। उन बटन्स को स्कॉटिश जो थे वो आगे पीछे मूव करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो किया करते थे। वो जो पहला कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर जो था वो इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो इस जॉन नेपियर ने करवाया था, ठीक है। अब लॉगरिथम जो है वो हमें किन चीजों के बारे में बताता है? अगर रियल नंबर्स हमारे पास हो तो रियल नंबर्स की कौन सी ऐसी खूबी है, कौन सी ऐसी ब्यूटी है जो हमें लॉगरिथम बताता है। तो असल में लॉगरिथम ये बताता है कि किसी नंबर को, किसी रियल नंबर को उसके अपने साथ कितनी बारी ज़रब किया जाए कि हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। यानी कि दो को अपने साथ आपने एक बार ज़रब किया तो दो ही आया, ठीक है। बल्कि दो दो को अगर अकेला है तो दो, दो को एक बार ज़रब करोगे तो दो ज़रब दो चार हो जाएगा। दो को तीन बारी अपने साथ ज़रब करोगे तो आठ हो जाएगा। इसी तरह दो को अगर आप चार बारी ज़रब करते हो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यही बात आपको एक और अंदाज के साथ लॉगरिथम बताता है कि आप किसी रियल नंबर को उसके अपने साथ कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यही बात आपको लॉगरिथम बताता है। अब आइए इसकी असल फॉर्मेशन देखते हैं। ये जो पावर वाली फॉर्म है इसके बारे में आप जानते हो कि ये बेस होती है, ये जो 2 पड़ा हुआ है ये आपके पास बेस है, और ये जो पावर पड़ी होती है ये आपके पास एक्सपोनेंट है। ये बातें आप पहले चैप्टर से ही पढ़ के आ गए हो, और ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। यही जो चीज गिवन है हम इसको लॉग फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, लॉग। अब ये जो बेस, इधर बेस पड़ी हुई है, ये इधर भी बेस पड़ी रहेगी, ठीक है। लॉग बेस टू द 8 इज इक्वल टू 3। असल में इसको पढ़ेंगे लॉग 8 टू द बेस 3। कहता ये है, अब जरा ध्यान से सीखना कि लोग आपको ये कह रहे हैं कि आप 2 की कितनी पावर रखोगे, 2 की कितनी पावर रखोगे कि आपके पास 8 जवाब आ जाए। मैंने आपको बोला कि 8 जो है वो आपके पास रिजल्ट है, आंसर है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं इधर, रिजल्ट है ये। आपने ये बात की कि लोग ये कह रहा है
कि 2 की कितनी पावर रखोगे कि आंसर 8 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 3 रखेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पे ये कह रहा है कि आप इसको लॉग फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह लिखोगे, लॉग 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। यानी कि आप 2 की कितनी पावर रखोगे कि आपको जवाब 16 मिल जाए, 16 मिल जाए। समझ में आ गई बात? अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर ऐसा कर दूं कि लॉग लिखता हूं, लॉग, और मैं यहां पे कर देता हूं 1 कर देता हूं और यहां पे कर देता हूं 7, बताइए क्या बनेगा? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 की कितनी पावर रखोगे कि जवाब 7 आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है 1 की कुछ हम पावर रखें और आंसर हमारे पास 7 आ जाए? चलो चेक करते हैं ना। 1 की पावर रखते हैं हम, 1 की पावर 2 करते हैं, 1 की पावर 2 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 की पावर 3 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर n कर लो, आंसर 1 ही आएगा, बशर्ते ये कि n आपके पास जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। n आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 1 की कुछ भी पावर रख लोगे आंसर 1 ही मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 1 की कोई पावर रखोगे तो आंसर 7 आ जाए या कोई और नंबर आ जाए, तो कह देंगे कि ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड है। अब यहां से ये रूल बन गया कि ये जो यहां पे चीज पड़ी होगी बेस, इसको चलो मान लीजिए एक वक्त के लिए मैं बी का नाम दे रहा हूं, ये कभी 1 नहीं होगी, ये कानून बन गया। आपने देखा अभी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बेस में अगर 1 हो तो उसकी कुछ पावर रखी जाए, आंसर आपके पास 7 आ जाए। ऐसा है ना? जैसे अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाऊं तो मैं कह रहा हूं 1 इज इक्वल टू 7। अब यहां पे डब्बा मान लीजिए बना हुआ है, 1 की पावर में क्या रखूं कि आंसर 7 आ जाए? तो भाई इधर क्या रखना है कि आंसर 7 आ जाए? तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रख सकते हो जिसको 1 की पावर में रखोगे तो आंसर 7 आ जाए। इसलिए ये कानून बन गया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन हो या फिर लॉगरिथमिक फॉर्मेशन हो, 1 कभी भी बेस में नहीं आएगा। राइट स्टूडेंट्स? अब चलिए एक और बात देखते हैं, अगर हम इसको नेगेटिव करें तो क्या होता है? आइए ये बात देखते हैं। देखो मैं लिख दे रहा हूं log -2, -2 की कुछ पावर रखो कि आंसर 32 आ जाए। -2 की कुछ पावर रखो कि आंसर 32 आ जाए। ठीक है, तो देखो चलो 32 जरा मुश्किल है, तो आप क्या करो, ऐसा करो कि अभी 32 चलने दो, 32 चलने दो। तो क्या करेंगे लोग कि -2 की पावर कितनी रखोगे कि आंसर 32? देखो 32 आता कब है? आपके पास 2 की पावर 5 रखने पे 32 आता है। तो क्या 2 की पावर -5 रख दो, -2 की पावर 5 रखने से 32 आता है? कभी भी नहीं आता। आप चेक करके देखें, -2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू -32। ये बात तो फिर यहां से गलत हो गई कि आपने क्या 2 की पावर माइनस रखा तो आंसर 32 आ गया, आंसर 32 आ गया। अब चलिए हम ऐसा करते हैं, log -2 की पावर क्या रखी जाए कि आपके पास से अपना आ जाए 16 आ जाए। चलिए अब देखते हैं 2 की पावर कितनी रखी जाए कि हमारे पास आंसर 16 आ जाए। तो देखो आप इधर करके आए हो तो आप रखोगे 4। अब इसको चेक करते हैं, -2 की पावर 4 ये हमें क्या देता है? तो ये प्लस का 16 देता है। आपको पता है -2 ज़रब -2 ज़रब -2 ज़रब -2, क्योंकि पावर का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब होता है? सबसे पहले ये सीखिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या डिफरेंस है या क्या ताल्लुक है। तो इसको बेटा आप इस तरह लिख सकते हो, जो चीज इधर बेस पड़ी हुई है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में भी बेस ही रहती है, लेकिन जो चीज इधर बनती है रिजल्ट वो आपका इधर लिखा जाता है, और जो पावर होती है एक्सपोनेंट होता है वो बराबर के दूसरी साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, आप जरा यहां पे ध्यान दीजिए कि -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा तो प्लस। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो -2 की पावर 4 रखने से अब की बार तो प्लस में आंसर आ गया।
-2 की पावर 4 रखने से आंसर 16 आ रहा है, -2 की पावर 5 रखने से आंसर 32 आ रहा है। ठीक है, -2 की पावर 5 रखने से आंसर 32 नहीं आ रहा, यानी कि आंसर आ रहा है माइनस का 32, लेकिन हमको चाहिए प्लस का 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे वो नेगेटिव भी नहीं रख सकते। वो नेगेटिव क्यों नहीं रख सकते? देखिए आपने क्या किया, आपने ये बात कर दी कि यहां पे अगर माइनस रखें, माइनस रख दिया तो आंसर इधर आपके पास क्या आएगा -32। अच्छा यहाँ पे फिलहाल के लिए चलो चेक करते हैं, -32 आ गया जी 5 रखने से। तो क्या हम माइनस यहाँ पे रख सकते हैं? पहले तो इसको देख लेते हैं, क्या हम यहाँ पे माइनस रख सकते हैं? अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसको हम माइनस रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम इसको माइनस क्यों नहीं रख सकते। देखिए मैं इसको एक आसान एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। अगर मैं ऐसा कर दूं, लॉग यानी कि चलो इस तरह कर लो, -2 की पावर 1/2, इसको मैंने मालूम करना है। ठीक है, तो इसको मैंने मालूम करना है। तो क्या होगा, ये -2 के अंडर रूट आ जाएगा, -2 का अंडर रूट तो किसके बराबर आएगा? ये देखो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अगर आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म लिखोगे तो आपको मैंने बताया कि लॉग में बेस जो आती है, लॉग -2 बेस जो होती है वो बेस ही रहती है, इज इक्वल टू 1/2, और जो पावर होती है वो दूसरी साइड पे आ जाती है। बिल्कुल इधर देखें, यहाँ पे हमने लिखा लॉग 2, लिखा हुआ था लो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, हमने इसको लिख दिया log base 2 to the 8 इज इक्वल टू 3, या log 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि log में 2 की पावर 3 रखने से आंसर 8 मिल रहा है। तो यहां पे क्या करोगे, log -2 की पावर -2 की पावर 1/2 रखने से क्या मिलेगा? यहाँ पे बॉक्स फिलहाल खाली है, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है। माइनस का अंडर रूट रियल नंबर्स के केस में तो डिफाइंड ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, जबकि वो हमने पढ़ना ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को तो हमने जाके स्टडी करना है 10th क्लास में। तो यहाँ पे आपको ये बात डिफाइंड ही नहीं है कि नेगेटिव नंबर का अगर आप यहाँ पे रख भी देते हो नेगेटिव नंबर बेस में, तो उससे क्या होगा, उससे बेटे ये आपके पास नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा, यानी कि ये चला जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये किसी और केस में चला जाएगा। जबकि हम जो है वो पहले चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं रियल नंबर्स को। आपको याद होगा पहला चैप्टर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर था, रियल नंबर्स का सेट था। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि बेस जो है वो ना तो कभी 1 होगी और ना ही कभी 0 से छोटी होगी, बल्कि 0 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बेस अगर यहाँ पे 1 को हमने बेस माना था, यानी कि बेस रखा था, तो ये बात ग्रंटेड हो गई कि जो बेस है वो कभी 1 भी नहीं होगी और कभी 0 से छोटा नंबर भी नहीं होगा। 0 से छोटा नंबर रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी? देखो कि जब उसको इस तरह की फॉर्मेशन बनाएंगे, कोई नंबर हमने ये रखा तो इसकी -2 की पावर 1/2 रखा, जब हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बनाया तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, लॉग एक स्पेस यानी कि डब्बा टू द बेस -2 इज इक्वल टू 1/2। तो लॉग में आप -2 की पावर 1/2 रखें तो क्या वैल्यू आएगी? तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, ये रियल नंबर तो रहेगा नहीं। तो इसलिए ये चीज डिफाइंड नहीं है, तो हम कह देंगे कि बेस में कभी भी आपके पास नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और 1 भी कभी नहीं आएगा। अब चलते हैं कि ये जो वैल्यू होती है यहाँ पे, इसके बारे में क्या राय है, क्या ये नेगेटिव हो सकती है? तो आइए ये देखते हैं। सबसे पहले जब आपने ये बात कर दी कि बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, अब आए, आपने आपने यहां पे लिखा है 2 की पावर 3, तो आपने ये गारंटी कर दी 2 की पावर 3, ये वाला जो 2 है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये जो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, बेस के बारे में आपने गारंटी दे दी कि बेस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताइए कि किसी पॉजिटिव नंबर की आप कोई भी पावर ले लीजिए, किसी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर ले लीजिए, भले पॉजिटिव ले लें भले नेगेटिव ले लें, क्या कभी आंसर नेगेटिव आएगा? नो, नेवर, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं, नहीं आएगा।
आएगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा देखते हैं क्यों नहीं आएगा। मान लीजिए मैं रखता हूं ये, इसको तो हम नेगेटिव रख ही नहीं ना सकते। 2 की पावर 3 तो आपको पता है 8 होता है, तो मैं करता हूं 2 की पावर -3 कर देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1/2 की पावर 3। ऐसा ही है ना, जो पावर नेगेटिव होती है वो बटे में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो अब क्या होगा, 1/2 2 की पावर 3 8, तो ये तो फिर से पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो ना हुआ। तो हमने तो ये क्लेम करना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर है जिसकी पावर कुछ भी रखी जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आंसर नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो चीज यहाँ पे रखी जाती है बेस, वो अगर नेगेटिव हो तो रिजल्ट, वो अगर पॉजिटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव होए, तो जो रिजल्ट आएगा यानी कि 8, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि अब अगर इसको इसकी असल फॉर्म में लिखूं, इस तरह लिखा हो, log बेस बी और नंबर हो x इज इक्वल टू वाई, तो इसको तुम लोग पढ़ोगे log x टू द बेस b इज इक्वल टू वाई। और इसकी एक्सपो, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी इस तरह, जो बेस इधर है वो उधर जाके बेस बन जाएगी, x इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई। अब हम इनकी एक्स्ट्रा कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन बेटा जी ये है कि ये जो b है, इधर लिख देता हूं, ये जो b है ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। बेस कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, हमने यहां पे बात की, अगर बेस छोटी बनाते हो तो आपके पास पॉसिबल है कि वो जो आने वाला रिजल्ट है, जो आने वाला आंसर है, वो आपके पास रियल ही ना रहे, वो डिफाइंड ही ना रहे। तो इसलिए आपने कह दिया कि जब भी आपके पास बेस होगी वो कम से कम 0 नहीं होगी, 0 से बड़ा नंबर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपने ये बात कर दी कि जो बेस होगी वो कभी भी 1 भी नहीं होगी। 1 क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने ये कह दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 की कुछ पावर रखी जाए तो आंसर 7 आ जाए, आंसर कुछ और आ जाए। 1 की पावर में, यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या ऐसा पॉसिबल है, मैं रखूं 1 की पावर 8 तो आंसर मेरे पास 9 आ जाए, 1 की कुछ पावर रखूं तो मेरे पास आंसर को और नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बेस को आप कभी भी 1 भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव 1, आंसर 1 ही देता है। तो इसलिए हमने ये भी यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बेस भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब उसके बाद बारी आ जाती है एक्सपोनेंट की, यानी कि अगर यहां पे बात की जाए x की, यानी कि रिजल्ट की, ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पे y है, एक्सपोनेंट आपके पास y है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप बनाओगे तो ये आपके पास y आ जाएगा। अब हमने x के बारे में बात करनी है, तो ये जो x है ये कभी भी, यानी कि आने वाला ये जो होता है, ये जो चीज है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, मैंने यहां पे आपको ये बात बताई कि अगर बेस आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर की पावर आप कुछ भी रख लो, भले पॉजिटिव भले नेगेटिव, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि रिजल्ट जो होगा एक्स, हमारे पास फिलहाल रिजल्ट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो तीसरी कंडीशन आपने ये भी सीख ली कि एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको आपको समझना और समझाना इंतहाई जरूरी था। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब लॉगरिथम जो है ये कैलकुलेशंस को समझने में आसानी पैदा करता है, और ये साइंस में, फाइनेंस में, बैंकिंग में और टेक्नोलॉजी में बहुत जगहों पे यूज होता है। अगर मैं बना सका तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाऊंगा कि साइंस में, फाइनेंस में या टेक्नोलॉजी में लॉगरिथम को हम किस किस तरह यूज करते हैं। आई होप कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये बातें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 2.2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा थोड़ा लॉगरिथम की लॉगरिथमिक फॉर्म के बारे में पढ़ लिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ लिया। कुछ इस तरह पढ़ा आपने कि अगर हमारे पास log x टू द बेस b हो, ये बराबर हो y के, तो ये अगर लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इस तरह बनाएंगे कि इस बेस को उधर ले जाके बेस बना देंगे, x यहाँ पे ही रह जाएगा, ये जो बेस है
उधर जाके फिर से बेस बन जाएगी और y पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंट में चला जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मेशन के अलग अलग नाम है। ये जो फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो है इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इंटर कन्वर्जन करनी है, चेंज करना है। कहता है ये जो फॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपको देख के ही लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन है ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, पावर में पड़ी हुई है, तो ये आपके पास कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर देखें तो इसमें आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, आपको दिख रहा है कि 3 वैल्यूज हमारे पास होती है। जो पावर होती है, जो पावर होती है वो हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, y की। तो यहाँ पे y किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और जो बेस होती है वो किसकी वैल्यू होती है, b की, कितनी है, 10 है। और बेटा जी जो आपके पास दूसरी वैल्यू होती है जो यानी कि इक्वल के दूसरी जानब सिंगल वैल्यू जो पड़ी होती है वो आपके पास होती है x की, वो कितनी है, 1000 है। अगर इस तरह कर लो तो बेटा इस तरह भी ठीक। अब x, y और b की वैल्यूज को पकड़ के आप इसमें डाल दो तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। लिखो log, पहले आप क्या करोगे, b की वैल्यू लिखो, b क्या आएगा, 10 टू द x की वैल्यू क्या है बेटा, 1000 है। 1000 बराबर किसके है, y के, y कितना है, 3। तो ये वाली जो फॉर्मेशन आपके पास बन गई ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर इस तरह करो तो इट्स ओके, अगर नहीं तो बोल चुका हूं बेटा ये जो इधर चीज पड़ी होती है बेस में, ये उधर जाकर फिर से बेस बन जाती है। अब आपको आसान तरीके से समझाता हूं, क्या करोगे, सोल्व लिखोगे, सोल्व लिखने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे लोग, और जो बेस इधर पड़ी हुई है वही लोग की बेस रहती है, ठीक है। ये उधर जाके फिर से बेस ही बन जाएगी, ये उधर जाके बेस बनेगी, साथ में लोग जुड़ जाएगा, 2 इधर बेस में रहेगा, उधर जाएगा तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, 256 के साथ। और ये जो 8 है ये अकेला रह जाएगा, एक्सपोनेंट जो होता है बेटे वो अकेला रह जाता है, ठीक है। इसी तरीके के साथ इसको सॉल्व करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये जो 3 पड़ा हुआ है ये उधर चला जाएगा, ये जो 3 पड़ा हुआ है ये उधर जाके बेस ही बन जाएगा, इधर रह जाएगा -3 इज इक्वल टू log बेटा जी, ये वाला 3 उधर जाके बेस ही रह जाएगा 1/27। ख्याल ये रखना है कि ये ना तो 1 आए ना नेगेटिव नंबर आए, और ये भी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, अलबत्ता इनका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। अगर मानते नहीं हो, इस बात को नहीं मानते हो, तो ऐसा कर लो बेटा, इसको आप नाम दे दो y का, इसको नाम दे दो b का, और इसको नाम दे दो सारे को x का। तो आप इस फार्मूले में वैल्यूज डाल दो तो बिल्कुल यही चीज आपके पास बन जाएगी, ठीक है। अब यह चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगले क्वेश्चन में भी आपने कौन सी फॉर्मेशन बनानी, लॉगरिथमिक। तो बेटा लिखते जाओगे सोल्व, सोल्व लिखने के बाद तुम लोग क्या करोगे, लिखोगे जनाबे वाला log, जो बेस इधर है उधर जाके बेस बन जाएगी, जो चीज इधर पड़ी होती है वो बेस के ऊपर आ जाती है, और जो पावर होती है वो साइड पे चली जाती है। इसी तरीके के साथ इसको भी सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए क्या करना है बेटा जी, लिखोगे log, जो बेस इधर होती है वही बेस log की बेस बन जाती है, जो इधर पड़ी होती है वो ऊपर आके log के साथ जुड़ जाती है, बराबर जो पावर में पड़ा होता है वो इक्वल टू में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके साथ भी क्या लिखेंगे, log, उससे पहले बेटा सोल्व लिख लें। सोल्व लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, जो इधर बेस है वही log की बेस होगी, जो बेटा दूसरी साइड पे पड़ा होता है वो log के ऊपर आ जाता है, बेस के साथ जुड़ जाता है, और जो पावर होती है वो बराबर की दूसरी साइड पे आ जाती है। अब हर एक क्वेश्चन के साथ बेटा आप ये भी लिखते जाएं कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, मैं इसको मुख्तसरन लिखूंगा log फॉर्म, तो आप भी इसको लिखते जाएं, ये आपके पास आ जाएगी लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। आप हर एक के साथ लिख दीजिएगा, ये भी आपके पास आ गई log फॉर्म, ठीक है।
और ये भी आपके पास आ गई लॉग फॉर्म। आप पहले लिखेंगे लॉग फॉर्म। नेक्स्ट बेटा जी ये भी आपके पास लॉग फॉर्म है, तो आप इनको इनके नाम भी साथ साथ मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये दो क्वेश्चन अभी रहते हैं, इनको भी सोल्व करते हैं। इनको सोल्व करने के लिए बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको अगर आपका मन चाहे तो इनको एक्स वाई और बी का नाम दे दें, अगर नहीं नाम देते हो तो लिख दो बेटा सोल्व और साथ में लिख दो लॉग। जो बेटा बेस इधर होगी वही इधर बेस ही रहेगी लॉग के साथ, और जो दूसरी चीज तरफ पड़ी होगी वो इसके साथ आ जाएगी बेस के ऊपर, और जो पावर होती है वो आपको पता है बराबर की दूसरी साइड पे आ जाती है। ये आपके पास रिक्वायर्ड लॉगरिथमिक फॉर्म होती है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड लॉगरिथमिक फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, लिखेंगे बेटा लॉग, लॉग के साथ जो इधर बेस होती है वही बेस उधर जाके हो जाएगी, इधर जो पड़ा होता है उसको बेस के ऊपर लिख देते हैं, और दूसरी तरफ जाके जो पावर पड़ी होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। इनके मतलब क्या बनते हैं? इनके मतलब बेटा जी ये बनते हैं कि हम 32 की क्या पावर रखें कि आंसर 1/2 आ जाए, तो -1/5। इसी तरह बेटा Q की क्या वैल्यू रखें, पावर में क्या रखें कि आंसर P आ जाए, तो R रखेंगे। इसी तरीके से 11 की क्या पावर रखेंगे कि आंसर 121 आ जाए, तो 11 की पावर 2 रखेंगे। तो इस तरह 16 की क्या पावर रखेंगे कि आंसर 1/2 आ जाए, तो माइनस का 1/4 आ जाए। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी, लॉगरिथमिक फॉर्म, इनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन करने उतने ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इसके बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है। एक्चुअली में ये किसी रियल नंबर को कितनी बारी अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा नंबर आपके पास आ जाए, इस बात को बताता है। ये तो आपने 20 को 2 बारी जरब किया ना, आप 20 को 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 7 बारी, बस यही बताता है कि पॉजिटिव टाइम 20 को कितनी बारी जरब कर सकते हो कि आपको दूसरा नंबर मिलता जाए, ठीक है, दूसरा नंबर मिलता जाए। तो आगे चलते हैं, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा ये लॉगरिथमिक फॉर्म्स पड़ी हुई हैं, इनको आपने लेके जाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि पावर वाली फॉर्म में। तो आपको पता है जो बेस इधर पड़ी होती है ये दूसरी तरफ जाके बेस ही बन जाती है, तो ये आपके पास 1 to 5 अपनी जगह पे रहेगा। 5 की पावर बेटा जी 3 हो जाएगा, ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। सोल्व लिखते जाओगे, यहाँ पे सोल्व लिखोगे बेटा, उसी का रिवर्स बैक प्रोसेस है। वहां पे क्या था, इधर से बेस निकल के इधर आई थी, अब इधर से निकल के उधर जा रही है। 16 लिख दोगे बेटा, ये बेस उधर जाके बेस चली जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगा। ऐसा ही होगा, क्या लिखोगे बेटा, सोल्व लिखोगे, सोल्व लिखने के बाद क्या करोगे, 23 है, 1 इज इक्वल टू 23 बेटा उधर जाके बेस में चला जाएगा, पावर 0 आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे एक समझने की बात है, वो ये है कि इसका मतलब ये है कि 23 की कौन सी पावर रखी जाए तो आंसर 1 आएगा। तो बेटा 23 की पावर 0 रखे तो ही आंसर 1 आएगा। अब यहां से एक बात बड़ी क्लियर है, आपके पास अगर यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, एनी रियल नंबर, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि बेटा log 1 0 होता है। पहली तो बात ये समझ में आ गई, दूसरी बात ये समझ आ गई, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 10 कुछ भी रख लिया जाए, जब 1 आएगा तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है किसी नंबर की कितनी पावर रखी जाए तो आंसर आपके पास 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक कंडीशन लगाए हो कि ये जो डब्बा है ये 0 से बड़ा है और ये डब्बा 1 के बराबर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 की पावर 0 जो होती है वो भी अनडिफाइन होती है और 1 की पावर 0 अलबत्ता 1 होती है, लेकिन हम 1 इसको रख नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है log 5 to the base 5, log 5 to the base 5 1 है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेटा। तो क्या होगा, ये वाला बेस उधर जाके बेस बन जाएगा, तो इसको आप लिख दोगे लॉगरिथमिक में तो ये पड़ी हुई है ना, एक्सपोनेंशियल लिखना है तो आपके पास लिख दोगे सोल्व और साथ में लिख दोगे 5 to the power 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहां से एक और बात क्लियर हो रही है, बड़ी वाज़ेह सी बात दिख रही है कि बेटा अगर कोई नंबर इस तरह का आ जाए, अगर कोई नंबर इस तरह का आ जाए कि log 5 to the base 5, यानी कि
या ऐसा आ जाए कि log बेस 5 इज इक्वल टू 1 किसी भी एंगल से, कहता बेस 5 के ऊपर 1 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? जाहिर है अगर कोई नंबर 2 है इसकी पावर 1 रखूंगा तो 2 ही आएगा, अगर कोई नंबर 3 है उसकी पावर 1 रखूंगा 3 ही आएगा, तो ये 5 आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझते हो, ये कह देता है कि आपके पास यहाँ पे नंबर है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब बेटे इसके ऊपर 1 रखा जाएगा। आपको लोग किस चीज के बारे में बताता है? लोग तो ये बताता है कि आप इस 2 के ऊपर पावर में कौन सी वैल्यू रखोगे कि आंसर 2 आ जाए। तो इट्स ऑब्वियस दैट कि आप इसके ऊपर 1 रखोगे तो आंसर 1 आ जाए। समझाना ये चाहता हूं कि अगर कभी लोग के अंदर 1 आ जाए तो आंसर खामोशी से 0 लिख दोगे, अगर बेटा बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए तो आंसर 1 लिख दोगे। ये बात आपने अपने दिमागों की तख्तियों के ऊपर छाप के रखनी है, क्योंकि आगे इसका बहुत बार यूज होगा। याद रखिए ये दोनों आपकी इसी बुक के एमसीक्यूज भी हैं। अब क्या करेंगे बेटा, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या करोगे, जो बेस इधर है बेटा 1/8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -3, जो बेस इधर है इसको उठा के उधर ले जाओ, बेस में रख दो, तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। इसी प्रकार के साथ बेटा सोल्व लिखोगे। सोल्व लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा 1/2 है, तो जो बेस इधर पड़ी है इसको इधर ले आओ, तो उधर बेस 9 पड़ी है, 9 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, ये बराबर होगा 1/3 के। वैसे भी 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है। इसी तरह 2 की पावर -3 जब लोगे तो 1/8 आएगा। बिल्कुल वही बातें हैं, ठीक है, सिर्फ लिखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है लोग ये आपके पास होगा 1 लाख टू द बेस 10, log 1 लाख टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। तो यस, हम इसको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये जो log की बेस पड़ी हुई है ये दूसरी तरफ जाके फिर से आपके पास बेस बन जाएगी, तो आप इसको इस फॉर्मेशन में लिख दोगे, ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या लिखोगे, सोल्व। सोल्व लिखने के बाद बेटा ये आपके पास है, जो इधर आपके पास बेस पड़ी हुई है ये दूसरी तरफ जाके बेस बन जाएगी 1/16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -2। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्मेशन आ गई। अब इन क्वेश्चन के लिए कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, वैसे तो देखा जाए कहता है कि आप किस नंबर की पावर 3 रखोगे तो 64 बन जाएगा। किस नंबर की पावर 3 रखोगे तो 64 बन जाएगा। यही तो log की डेफिनेशन हमने सीखी है अभी अभी। जी बताइए, किस नंबर की पावर बेटा 3 रखोगे तो 64 बन जाएगा। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 3 बार जरब करो। देखो, अगर 4 को 4 से जरब करोगे तो 16, 16 को 4 से करोगे तो 64। मतलब आपको पता चल गया कि सर अगर यहाँ पे हम 4 डाल दें x की जगह पे तो ये बात फुलफिल हो जाएगी। लेकिन ये कोई सोल्यूशन तो ना हुआ, हमको तो प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए। प्रॉपर सोल्यूशन के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्व और उसके बाद लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस क्वेश्चन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी बेटा, ये बेस उधर जाके बेस बन जाएगी, यानी कि 64 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब बेटा 64 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन, या यूं कह लें कि आप कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी के साथ ज़रब किया जाए कि 64 बन जाए। तो ये जाहिर है 4 ही होगा। अगर ऐसा नहीं मानते हो तो बेटा आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। याद होगा आपको फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह करते थे, 64 है ना, और इसको 4 के टेबल पे ले जाएं, क्योंकि 2 के टेबल पे हमको नहीं लेके जाना, क्योंकि बताता हूं। अच्छा यार इसको छोड़ें, आप ऐसा करें, कोई ऐसा नंबर ढूंढें जिसको उसी के साथ ज़रब करने से 64 बन रहा हो। तो या तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, या फिर 4 को 4 से 3 बार ज़रब करें। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ, इसलिए मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी के साथ 3 बार ज़रब करूँ तो मेरे पास कितना आ जाए, 64 आ जाए। तो बेटा 4 की पावर 3 एक ऐसा नंबर है जिसको उसी के साथ ज़रब करूँ तो 64 आ जाएगा। अब बेसिस पावरें अगर बराबर हैं तो बेसिस बराबर कर दी जाती हैं, पावरें अगर बराबर हो तो बेसिस एक दूसरे के बराबर कर दी जाती हैं। अगर ऐसा नहीं मानते हो
तो बेटा इसका आप लिख दोगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्या करोगे? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर बेटा क्यूब रूट ले लें। अब क्यूब रूट क्या होता है? वो इस तरह होता है, अंडर रूट की टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें रूट जो होता है वो 3 होता है, यहाँ पे 3 लगा होता है। राइट स्टूडेंट? तो जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कैंसिल इज इक्वल टू एक्स, तो बेटे एक्स की वैल्यू इस तरह भी 4 आ गई। आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ बेटा जी, जो असल चीज है कि आपके पास वैल्यूज आती किस तरह है और कैसे है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये जरा मार्कर मैं चेंज कर लूं। अच्छा जी, अब आगे क्वेश्चन है कि log 5 log 1 टू द बेस 5 बराबर है x के। तो मतलब क्या बनता है, जरा ये सीखिए कि आपने क्या करना है, log की बेस है 5 टू द x, यानी कि इसके ऊपर क्या लगाऊं, 5 के ऊपर क्या लगाऊं तो आंसर 1 आ जाए। आपको मैं बता आया हूं, जरा यहां पे आए, मैंने ये बात बताई कि अगर यहां पे 1 आ जाए, यहां पे डब्बे में कुछ भी हो, सिर्फ डब्बे में जो भी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या इधर क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। तो बेटा आपको यहां से पता तो चल गया कि ये 0 होगा, लेकिन चूंकि हमने इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा थोड़ा सा इसको भी रेज करके लंबा करते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ आ जाए। ये जो क्वेश्चन है इसको बाद में कर लेंगे, तो इसको रेज कर देते हैं। अच्छा, अब गौर करिएगा बेटा, आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 5 टू द बेस पावर x, है ना। 1 इज इक्वल टू 5 टू द पावर x, 5 टू द पावर x। अब बेटा ऐसा करो कि दोनों अतराफ में बेसिस बराबर कर लो। क्या कर लो? बेसिस बराबर कर लो। तो उसके लिए क्या हो सकता है, देखो मैं किस नंबर की पावर कुछ रखूं कि सॉरी मैं 5 की पावर कोई नंबर रखूं कि 1 आ जाए, तो 5 की पावर बेटा 0 रखूं तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बेसिस बराबर करनी ना, क्योंकि मैथ का ये रूल है, अगर बेसिस बराबर हो तो पावरें बराबर आ जाती हैं, और अगर पावरें बराबर आ जाएं तो बेसिस बराबर कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं वो भी आपने अभी तरीका देखा। और अगर बेसिस बराबर हो तो पावरें बेटा बराबर हो जाती होती हैं। तो यहां से आपके पास x किसके बराबर आ गया? 0 के। वैसे भी आपको कानूनन पता चल गया, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट सीख आए हैं कि जो बेस होती है वो ना तो 1 होनी चाहिए और ना ही 0 होनी चाहिए, बल्कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी सीखते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप x की जगह पे कौन सी बेस रखो, यानी कि बेस की जगह पे क्या वैल्यू रखो कि उसकी पावर 1 लेने से 8 आ जाए। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि 8 इज इक्वल टू, इधर पावर 1 है, यहां पे कौन सी चीज डालोगे तो ये 8 के बराबर आ जाए। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है, 8 की पावर 1 रखोगे तो 8 आएगा ना, और तो कोई ऐसा नंबर है कोई नहीं। तो बेटा अब इसको हम सोल्व करते हैं बाकायदा से। तो बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बस आप पूरा लिख लीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा क्या आएगी, 8 इधर ही रह जाएगा, ये बेस उधर जाके बेस बन जाती है, x की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 1 आ जाएगा। तो बेटा x की पावर 1 का मतलब x ही होता, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। x की पावर 1 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहता है अगर मैं 10 की पावर -3 रख दूं तो x क्या आएगा। बेटा आपने इस लॉग की जड़ों को पकड़ना है, जो मैंने पहले 15 से 20 मिनट लगा के एक ही बात समझाई है। आपको अगर मेरी बात जो है वो स्लो लगे तो आप कैमरे को सॉरी यूट्यूब के ऊपर सेटिंग में जाकर स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर मेरा
बोलना आपको ज्यादा स्पीड से लगे तो आप उसकी स्पीड स्लो करके सीख सकते हैं, लेकिन लोग का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिएगा। अब ये बेटा कह रहा है कि 10 की पावर -3 रखने से क्या आंसर आएगा, तो रख के देख लेते हैं बेटा। इसकी भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें पहले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वैसे मुझे तो आइडिया हो गया है कि 10 की पावर -3 रखने से 1/1000 आता है, 1/1000, लेकिन आपको चेक करवा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, x इज इक्वल टू बेटा 10 की पावर -3, ऐसा ही है ना, ये बेस उधर जाके बेस बन जाती होती है, और x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर +3 1 में, क्योंकि आपको पता है जब पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। पहला चैप्टर आप याद करके आए, पहले चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ ये बातें हमने पढ़ी। और 10 की पावर 3 बेटा, ये आपने साइंटिफिक नोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। अगर 10 की पावर में 3 लगाओ तो आपने क्या करना है, 1 के साथ 0 3 कर देने, 1 2 3, तो 1 के साथ 0 3 आ गए, तो x की वैल्यू बेटा 1/1000 आ चुकी हुई है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, कहता log x to the base 4 is equal to 3/2। अगर बेटा 4 की पावर में 3/2 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग बनता है। तो आइए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा डाउन लिख कर दें, vi है और ये log 2 to the 10⁴ is equal to x। तो इसको मैं डस्टर से इरेज कर लूं, उसके बाद हम चलते हैं फाइनल की तरफ। इसको जरा रेज कर लें जी बेटा। अब आए जरा, क्या चलेगा यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जो बेस इधर होती है वो उधर जाके बेस बन जाती है, 4 की पावर 3/2। अब बेटा इसको 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 बार रिजर्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब बेटा सॉरी 3/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है, 2 को बेटा 3 बार रिजर्व कर दो, ऐसे ही है ना, 2 को 3 बार रिजर्व कर दो, तो 2 2 की 4, 4 2 की 8, तो x की वैल्यू आपके पास यहां से 8 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहता है जी 2 की पावर कौन सा नंबर रखोगे तो 1024 आ जाए, 2 की पावर कौन सा नंबर रखोगे तो 1024 आ जाए। तो आइए ये भी देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें समझना जरा आसान होता है, इसलिए हम इसकी बार बार एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या बन जाएगा, ये बेटा बन जाएगा 10⁴ इज इक्वल टू 2 to the power x। क्या बन जाएगा, 2 to the power x। अब हम क्या करते हैं, इसकी बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह करते थे, याद होगा आपको, इस तरह करते थे। अब चूंकि 2 है, यहां पे मैंने आपको बोला था कि आपने 2 नहीं लेके आना, उसकी वजह ये थी कि मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए था जिसको 3 बार रिजर्व करूं, तो क्योंकि इधर पावर 3 थी, 3 बार रिजर्व करूं तो वही ऊपर वाला 64 आ जाए, लेकिन यहाँ पे बेस 2 है, तो यहाँ पे आप 2 से कर सकते हैं 10⁴। तो बेटा क्या करोगे, 2 5 10, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 2 की 4, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, 2 पे जाएगा, 2 2 की 4, 11 2 5 की 10, और 2 2 एकम 2, ऐसे ही है ना, 251 आ जाएगा, या नहीं बल्कि 12 होगा, 2 6 की 12। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 की 4, 2 8 16, ठीक है, 2 6 12 और 2 4 8, तो 2 फिर से 3, 2 2 3 की 6 और 2 2 की 4, 2 बेटा जी 16 की 32, 2 बेटा 8 की 16, 2 4 की 8, 2 2 की 4 और 2 एकम 2। तो ये काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 को अगर 10 बार रिजर्व करूँ यानी कि 2 की पावर 10, तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा 2 की पावर x के। आप जान चुके हैं बेटा, अगर बेसिस बराबर हो तो पावरें बराबर हो जाती हैं, पावरें बराबर हो तो बेसिस को बराबर किया जा सकता है। 10 इज इक्वल टू x, यही हमारा टारगेट था कि x की वैल्यू मालूम करनी है। आई होप एंड स्ट्रांगली होप दैट कि ये आसान सी एक्सरसाइज और इससे पहले थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट, ये आपको डिटेल से बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बेटा आप मेरी इस पूरी वीडियो में किसी किस्म की कोई मिस्टेक फाइंड करें तो लाजमी उसको
कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आपको हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में 2.3 में। तब तक के लिए आप सबका अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखेगा आपका अपना टीचर तैयब ताहिर।